नमस्कार। अक्सर कहा जाता है कि सियासत एक कला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा में चुनाव जीतना वो एक विज्ञान भी है। तो आज हम डेटा की रोशनी में इसी विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आखिर इस सीट पर जीत का फॉर्मूला है क्या। तो इस पूरी कहानी को हम टुकड़ों में समझेंगे। सबसे पहले चलेंगे एटा की जमीन पर, वहां के लोगों की नब्ज टटोलेंगे। फिर 2022 के आंकड़े उठाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि रणनीति क्या थी और इतिहास क्या कहता है। और आखिर में इन सब को जोड़कर एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट बनाएंगे समझने के लिए कि जीत के सबसे जरूरी सबक क्या हैं। किसी भी चुनाव की असली कहानी वोटिंग मशीन से नहीं, बल्कि उस इलाके के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से शुरू होती है। इसलिए चलिए शुरुआत एटा के मतदाताओं की नब्ज समझने से करते हैं। एटा की रूह, उसकी जान वहां के खेतों में बसती है। यहाँ गन्ना और गेहूं की फसलें सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं चलाती, बल्कि यहाँ के सामाजिक ताने बाने को सींचती हैं। इसीलिए यहाँ की सियासत भी पूरी तरह से जमीनी है, मिट्टी से जुड़ी हुई। तो मतदाता चाहता क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसकी शिकायतें बिल्कुल सीधी सादी हैं। सड़कें ठीक हों, बिजली आती जाती ना रहे, फसल का सही दाम मिल जाए। यही वो छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो मिलकर एक बड़ी चुनावी हवा का रुख बदल देती हैं। तो ये तो थी जमीनी हकीकत। अब जरा देखते हैं कि 2022 के चुनाव में इन्हीं हकीकतों ने आंकड़ों की शक्ल कैसे ली। नंबर्स क्या कहते हैं? 2022 के नंबर्स स्क्रीन पर हैं और ये पूरी कहानी बयान करते हैं। देखिए, 62% से ज्यादा का टर्नआउट। इसका मतलब साफ है, एटा के लोग अपने भविष्य को लेकर सजग हैं, वोट करने निकले हैं। और इस मुकाबले में दो मुख्य खिलाड़ी कौन थे? ये बीजेपी और एसपी के वोट शेयर से एकदम साफ हो जाता है। 17,247, बस इतना सा फासला। इतने ही वोटों ने एटा में हार और जीत का फैसला कर दिया। ये नंबर हमें बताता है कि मुकाबला कितना कितना नजदीकी और सख्त था। वोट शेयर में देखें तो ये फासला है 8.19% का। 8.19%। चुनावी भाषा में ये एक पहाड़ जैसी चुनौती है, एक ऐसा गैप जिसे पाटना किसी भी पार्टी के लिए आसान काम नहीं। और ये आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लोकतंत्र में हर एक वोट एक आवाज है जो संवैधानिक मूल्यों पर टिकी है। हर नागरिक की गरिमा और एक जानकार, जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी बात रखने का अधिकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये आंकड़े ऐसे क्यों हैं? इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है? चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं, समझते हैं उन सामाजिक समीकरणों को और उन स्ट्रेटेजिक दांवपेच को जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी। एटा का चुनावी मैदान दरअसल दो मजबूत सामाजिक गठबंधनों की जंग का मैदान है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का पारंपरिक यादव मुस्लिम वोट बैंक, तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी का ठाकुर और गैर यादव ओबीसी वोटर्स का मजबूत किला। दोनों तरफ वोट बैंक सॉलिड है। तो इस चुनावी चक्रव्यूह को भेदने का रास्ता क्या है? सोर्स एनालिसिस 3 मुख्य स्तंभों की तरफ इशारा करता है। पहला, अपने कोर बेस को, अपने यादव मुस्लिम ब्लॉक को पूरी तरह से मोबिलाइज करना। दूसरा, जमीनी मुद्दों को जोर शोर से उठाना, किसानों की बात, नौजवानों के रोजगार की बात। और तीसरा, स्मार्ट डिजिटल एंगेजमेंट, ताकि डोमिनेंट नैरेटिव का मुकाबला किया जा सके। किसी भी नतीजे को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। देखना होगा कि 2022 का रिजल्ट क्या एक अलग थलग घटना थी या ये एटा की सियासत में एक नए ट्रेंड का हिस्सा है। आइए इतिहास के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, वो हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये एटा की बदलती सियासी हवा की पूरी कहानी है। 2012 के बाद साफ दिखता है कि कैसे बीजेपी का वोट शेयर तेजी से बढ़ा, 20 से 41 फिर 46% तक। एक जबरदस्त सर्ज। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और मोड़ है। देखिए कि एसपी का वोट शेयर भी 2017 के बाद रिकवर हुआ है, 30 से 38% तक। मतलब एसपी ने भी हिम्मत नहीं हारी और अपने वोट बैंक को वापस कंसोलिडेट किया। तो इस डेटा से दो बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक, बीजेपी की एक पावरफुल लहर और दूसरा, एसपी के पीछे वोटों का एक मजबूत एकीकरण। इसका मतलब ये है कि मुकाबला अब बाइपोलर हो चुका है। लड़ाई सीधे सीधे दो बड़ी ताकतों के बीच है और बढ़ता हुआ टर्नआउट बता रहा है कि लोग इस लड़ाई में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो अब तक हमने क्या और क्यों को समझा। अब सवाल है कैसे।
इन सारे आंकड़ों और ट्रेंड्स को एक साथ रखकर एक कामयाब चुनावी अभियान कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क को समझना जरूरी है, जिसे यहाँ चतुर्मुख सिद्धांत यानी एक अभियान के 4 चेहरे कहा गया है। एक सफल कैंपेन को एक टेबल की तरह सोचिए, जिसके 4 मजबूत पाए हैं। पहला पाया नैरेटिव, आपकी कहानी क्या है। दूसरा इलेक्टोरल फेज यानी सोशल मैप, वोटों का गणित। तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल फेज, जमीन पर आपकी मशीन, आपके कार्यकर्ता। और चौथा रिसोर्स फेज यानी अभियान चलाने के लिए जरूरी फ्यूल, जरूरी संसाधन। इनमें से एक भी पाया कमजोर हुआ तो जीत की टेबल डगमगा जाएगी। और एक बुनियादी सच याद रखना जरूरी है, जमीन पर 90 दिनों की लगातार मौजूदगी हमेशा आखिरी समय की ताबड़तोड़ कोशिशों पर भारी पड़ती है। मतलब साफ है, चुनाव आखिरी 15 दिन के शोर से नहीं, बल्कि पिछले कई महीनों की खामोश मेहनत से जीते जाते हैं। और इस खामोश मेहनत में लोगों से जुड़ने में, उनकी जानकारी और उनकी अनुमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क इसी बात को रेखांकित करता है कि हर व्यक्ति की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। मुख्य निष्कर्ष क्या है? जीत का रास्ता कैसा दिखता है? जीत का रास्ता सीधा है, लेकिन आसान नहीं। उस 17,000 से ज्यादा वोटों के गैप को भरने का रास्ता, और ये गैप तभी भरेगा जब जमीनी मुद्दों पर मतदाताओं की व्यापक नाराजगी को एक आवाज दी जाए, एक संगठित वोट में बदला जाए। सियासत और लोगों की जरूरतों के बीच एक पुल बनाना होगा, बेहतर सड़कों का पुल, सिंचाई का पुल, रोजगार का पुल। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसे मुकाबले में जहां मजबूत सामाजिक गठबंधन है, क्या स्थानीय अर्थव्यवस्था पर केंद्रित एक अभियान पहचान की राजनीति पर हावी हो सकता है? क्या रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दे जाति और धर्म के समीकरणों को तोड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ एटा नहीं, बल्कि आने वाले समय में पूरे भारत की राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।